डेफिनेशंस को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 211 जिसमें गुड फेथ की डेफिनेशन है। एक तो ये है यहां पे कि नथिंग इज सेड टू बी। देखो ये जो है नथिंग से स्टार्ट है, यानी कि यहां पे इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट द ड्यू केयर एंड अटेंशन। ये जो है जब लॉ में ये नथिंग वर्ड यूज होता है, इसका मतलब है कि ऑल एस्पेक्ट्स को कंसीडर कर लिया जाता है। नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ में स्टार्ट होता है और इसकी अपने आप में डेफिनेशन एकदम डीप में चली जाती है। अब अगर हम लोग आते हैं गुड फेथ के ऊपर, तो गुड फेथ की जो डिक्शनरी मीनिंग है हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे सद्भावना, अच्छा इरादा। लेकिन यहां पे ये गुड फेथ की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहां पर इसका मीनिंग है अगर आपने कोई चीज पूरी अटेंशन, देखो यहां पे एक वर्ड है अटेंशन, पूरी अटेंशन और ड्यू केयर, यानी कि पूरी सावधानी, पूरी अटेंशन और पूरी ड्यू केयर के साथ में अगर आपने की है तो वो गुड फेथ में आएगी। अच्छा, ये नेगेटिव सेक्शन है, स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्ट होता है नथिंग से और विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशन पर यहां पर बात हो रही है। तो कोई भी कार्य अगर हम लोगों ने ऐसा किया जहां पे अटेंशन और ड्यू केयर नहीं रखी तो उसको गुड फेथ की डेफिनेशन से हटा दिया जाएगा। नेगेटिव सेक्शन का मतलब यही होता है कि कोई भी कार्य अगर हम लोगों ने अटेंशन एंड ड्यू केयर के साथ में नहीं किया है तो उसको गुड फेथ की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। आपका इरादा अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपने अटेंशन और ड्यू केयर नहीं रखा है तो वो गुड फेथ की डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल है एक डॉक्टर है, इसने सर्जरी परफॉर्म करी, लेकिन प्रॉपर सैनिटाइजेशन यूज नहीं किया, प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं यूज किया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो पेशेंट था, पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया और उसकी डेथ हो गई। इन्फेक्शन हो गया और उस पेशेंट की डेथ हो गई। तो यहां पे इरादा तो इसका अच्छा था डॉक्टर का सर्जरी करने का, लेकिन क्योंकि अटेंशन एंड ड्यू केयर नहीं रखा गया जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया और उसकी डेथ हो गई, तो यहां पे ये नहीं कह सकते हैं कि इस डॉक्टर ने गुड फेथ में रहकर अपना कार्य को अंजाम दिया। तो ये गुड फेथ की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है ये केवल जब स्टेटमेंट हम लोगों का नथिंग से स्टार्ट होता है, नथिंग से अगर स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो इसमें वो सारी चीजें जो अटेंशन एंड ड्यू केयर के साथ में नहीं की जा रही हैं उनको हम गुड फेथ में शामिल नहीं करेंगे। अगली जो डेफिनेशन है ये है सेक्शन 12, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12, जो कि डेफिनेशन कह रहा है गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तो इसमें कोई खास डिस्कशन वाली बात नहीं है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है हार्बर। सेक्शन 213 जो है ये हम लोगों को हार्बर की डेफिनेशन बताता है। अब ये हार्बर जो है शिप वाला हार्बर नहीं है, शिप वाला हार्बर नहीं है जो तुम ये समझ लो। यहां पे इंक्लूड्स, देखो हार्बर इंक्लूड सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, किसी पर्सन को अगर हम लोग ने शेल्टर प्रोवाइड किया है, फूड प्रोवाइड किया, ड्रिंक प्रोवाइड किया, मनी, क्लोथ्स, उसके बाद में आर्म्स, एमिनेशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस और असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स। यहां पे उसने ये बोल दिया है असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स, किसी भी व्यक्ति को किसी भी
तरीके से मदद पहुंचाना, अ पर्सन बाय एनी मीन्स, whether of the same kind as those enumerated in this clause or not to evade apprehension। यहां पे एक वर्ड जो यूज हो रहा है वो वर्ड यूज हो रहा है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका, कि अगर कहीं पे कोई आशंका भी हो रही है कि इस पर्सन ने किसी पर्सन को शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ, उसके बाद में फिर आर्म्स, एमिनेशन, मीन्स ऑफ कन्वेंस यानी कि ट्रांसपोर्ट का साधन उपलब्ध कराया है, या किसी भी तरीके से उसने उस पर्सन की मदद की है, तो वो पर्सन के बारे में ये कहा जाएगा कि अच्छा हाँ, यहां पे एक पॉइंट है, वो ये है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्शन लगाता है ये वाला सेक्शन हम लोगों का। रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाता है कि अगर कोई एक व्यक्ति क्रिमिनल लायबिलिटी में भाग गया है, कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा है, या उसके नाम से कोई एक वारंट इश्यू कर दिया गया है और मिस्टर एक्स वाई के फ्रेंड होने के नाते अगर उसकी मदद कर रहे हैं, तो यहां पर मिस्टर एक्स ये बोला जाएगा कि वाई को एक्स ने हार्बर कर दिया है, और एक्स जो है ये क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यहां पे एक पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एक हस्बैंड और वाइफ, अगर कोई वाइफ हस्बैंड के लिए मदद करती है, तो ये जो डेफिनेशन है हार्बर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो ये पॉइंट समझ में आता है कि इस सेक्शन का जो सेक्शन 213 का जो मेन पर्पस है, अगर हम लोग मेन पर्पस को स्टडी करें, एक निचोड़ निकालें, तो ये है क्या है कि इंडिविजुअल्स को रेस्ट्रिक्ट करता है, किसी पर्सन को, इंडिविजुअल्स को रेस्ट्रिक्ट करता है क्रिमिनल्स की मदद करने के लिए, क्रिमिनल्स को असिस्ट करने के लिए, क्रिमिनल्स की मदद करने के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन 214 और ये है इंजरी। ये एक इंपॉर्टेंट है इंजरी, तो इसको बहुत अच्छे से देखना। इंजरी मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली, एक तो ये वर्ड प्रोसेस है इलीगली कॉज्ड बाय एनी पर्सन इन बॉडी, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। एक बॉडी है, एक माइंड है, एक रेपुटेशन है और प्रॉपर्टी है। किसी भी पर्सन के द्वारा अगर कोई एक कार्य इलीगली किसी पर्सन की बॉडी को हार्म पहुंचाता है, या उसको माइंड में हार्म पहुंचाता है, उसकी रेपुटेशन को डाउन करने के लिए कोई एक्टिविटी करता है, या उसकी प्रॉपर्टी के साथ में कोई उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और एक वर्ड यहां पे जो है ये इलीगल है, तो ये हम लोगों को ये बताता है, इलीगल का मतलब क्या हो गया हम लोगों का, गैर कानूनी तरीके से। गैर कानूनी तरीके से अगर कोई पर्सन ये वाले काम करता है तो वो इंजरी की डेफिनेशन में आएगा। जहां पे भी इंजरी वर्ड यूज हो रहा है इस एक्ट में, उसका मीनिंग ये पूरा होगा। बॉडी होगा, माइंड होगा, रेपुटेशन होगा और प्रॉपर्टी होगा। जैसे बॉडी में हम लोग ये देख सकते हैं कि हड्डी तोड़ दी, ब्रोकन बोन्स, है ना। माइंड में उसके अंदर में किसी पर्सन ने डरा दिया, फियर डेवलप कर दिया। रेपुटेशन में किसी पर्सन की मैलिशियस स्टेटमेंट्स दे दिए, मैलिशियस इंटेंशन के साथ में स्टेटमेंट दे दिए कि इसकी रेपुटेशन खराब हो जाए। या प्रॉपर्टी में एसेट्स को डैमेज कर दिया इलीगली एसेट्स को डैमेज कर दिया। तो ये चारों के चारों केसेस इस तरीके से होंगे। अच्छा,
इसका एक एग्जाम्पल देखो, ये जो इलीगल वर्ड है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। जैसे सपोज करो कि मिस्टर एक्स जो हैं ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। अब इन्होंने कोई एक प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी जो देखी उसका कंस्ट्रक्शन इलीगली हो रहा है, तो इन्होंने अपने सुपरवाइजर को भेजा और उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करा दिया। तो क्योंकि ये काम कानूनी इलीगल तरीके से किया गया है तो ये इंजरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। जैसे बॉडी के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बॉडी के लिए, कि बॉडी के केस में जैसे हम लोगों के जल्लाद होते हैं जो फांसी की सजा देते हैं, फांसी की सजा को अंजाम देते हैं जल्लाद। तो जल्लाद वैसे तो बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है, उसको जान से मार दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये काम लीगली कर रहा है, वो इलीगल नहीं है, ये लीगल उसका वर्क है, वो इसीलिए है, तो फिर इसको यहां पे इंजरी की डेफिनेशन में नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल और देख लो, जैसे बैंक मैनेजर है, आप कोई भी एक बैंक मैनेजर है और किसी पर्सन की उसने कार ऑक्शन इस वजह से कर दी कि वो लोन नहीं चुका पा रहा है, लोन रीपेमेंट में उसके फॉल्ट आ रहा है, फॉल्ट है, तो ये क्लेम नहीं हो सकता क्योंकि बैंक मैनेजर जो है ये लीगल काम कर रहा है, इसका जो एक्शन है लीगल एक्शन है, कानूनी तौर पर सही है, इसीलिए ये नहीं कहेंगे कि ये इंजरी की डेफिनेशन में आएगा। तो होपफुली तुम लोगों को ये इंजरी की डेफिनेशन पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 डेफिनेशन इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। The word illegal is applicable to everything which is an offense। हर वो चीज जो कि एक ऑफेंस है, यानी कि अपराध है। दूसरा है which is prohibited by law, prohibited by law, इसका मतलब कानून द्वारा प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित है। और तीसरा जो है विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, पहला ऑफेंस, दूसरा और तीसरा सिविल एक्शन की तरफ प्रेरित करता है। प्रेरित अगर करता है तो ये तीनों केस में जो एक्शन होगा दैट विल बी इलीगल, इलीगल की डेफिनेशन में इसको शामिल करेंगे। जैसे प्रोहिबिटेड बाय लॉ में कोई एक फैक्ट्री ओनर है, उसने चाइल्ड लेबर को लगा दिया, चाइल्ड लेबर पर प्रोहिबिशन हम लोगों के यहाँ पे है, चाइल्ड लेबर नहीं लगा सकते, लेकिन उसने अगर चाइल्ड लेबर को लगा दिया है तो उसका जो एक्ट होगा, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, इसीलिए इलीगल एक्शन होगा। अपराध किसी भी लॉ में अगर कोई एक चीज अपराध है तो वो इलीगल है और वो एक ऑफेंस माना जाएगा, और ऑफेंस होने की वजह से वो कार्य इलीगल होगा। इसमें एक और है, वो ये है कि कोई एक ऐसा कार्य जो सिविल एक्शन की तरफ प्रेरित करता है तो ये भी होगा। इसका एक एग्जाम्पल जैसे समझ लो कि आपका पड़ोसी है, पड़ोसी आपके घर के सामने कूड़ा जलाता है, घर के सामने कूड़ा जला देता है, कूड़ा जलाता है और इस कूड़ा जलने से आपको तकलीफ होती है। अब लॉ के हिसाब से तो आप टॉर्शियस लायबिलिटी बनती है। लॉ ऑफ टॉर्ट अगर हम लोग देखें तो लॉ ऑफ टॉर्ट में आप उसकी टॉर्शियस लायबिलिटी बनती है। अब जब टॉर्शियस लायबिलिटी बनेगी यानी कि सिविल एक्शन उसके ऊपर बन गया है, तो आप उसके अगेंस्ट में सिविल एक्शन ले सकते हो टॉर्ट में। तो जब आप सिविल एक्शन ले सकते हो तो पड़ोसी का आपके घर के सामने जो कूड़ा जलाने का है ये कार्य इलीगल हो जाएगा।
अब इसमें देखो इलीगल वर्ड होना जरूरी है। कभी कभी एक्शंस ऐसे भी हैं जो हम लोगों के लीगल एक्शंस हैं, तो लीगल एक्शंस को हम लोग इलीगल नहीं आएंगे। इसमें एक लाइन और है, वो ये कह रहा है लीगली बाउंड टू डू। इसमें जो लाइन कह रहा है वो कह रहा है लीगली बाउंड टू डू। इसका मतलब यह है कि किसी लॉ में आपके ऊपर लीगल रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था किसी कार्य को नहीं करने का, लेकिन आपने वो वाला कार्य कर दिया, तो वो वाला जो होगा लीगली बाउंड टू डू में वो वाला एक्शन आपका शामिल कर लिया जाएगा और उसको भी इलीगल की डेफिनेशन में मान लिया जाएगा।